हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका वाइस आईएएस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। बुक लिस्ट के बारे में, सिलेबस क्या है, किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। आप सबके कमेंट्स हमको आ रहे थे हमारी प्रीवियस वीडियो पर कि सर इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखिए, तो चलिए हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हैं। अगर आपको फर्दर हमसे फ्री क्लासेस भी चाहिए तो हम यूट्यूब पर, जैसे कि सिविल सर्विसेज की सारी हम फ्री क्लासेस करवाते हैं, हम सीएपीएफ की भी आपके लिए करवाएंगे। आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो में। सबसे पहले देखिए, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको अपना पहले ही बता दिया था कि सीएपीएफ क्या है, क्या चीज़ नहीं है। ये डिफरेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस में आपको रिक्रूटमेंट दिलाती हैं, जैसे कि आपकी बीएसएफ हो गई, आईटीबीपी हो गई, इस तरीके से रहता है इनका, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसमें अंडरस्टैंडिंग द एग्ज़ाम पैटर्न। देखिए, सबसे पहले आपको एक एग्ज़ाम का पैटर्न समझना है कि एग्ज़ाम में होता क्या है। बेसिकली देखिए, एग्ज़ाम में पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होते हैं आपके सीएपीएफ में। पहला पेपर आपका एमसीक्यू रहता है, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव, और दूसरा पेपर आपका रहता है रिटन, ठीक है ना, जो कि इंग्लिश का पेपर रहता है, ठीक है ना, जिसमें आपका एसे हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में आगे अपने इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। पेपर 1 के बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। देखिए, पेपर 1 में क्या होता है, सबसे पहले वो आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। देखिए, आपसे वो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछता है, रीजनिंग रहती है आपकी, थोड़ी बहुत क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहता है आपका, इंग्लिश लैंग्वेज रहती है, ये सारी सी चीज़ें रहती हैं थोड़ी, ठीक है ना। इन सारी सी चीज़ों को हम आगे ब्रॉड वे में डिस्कस करेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारी की सारी चीज़ों को हम अपनी इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे डिटेल में, ठीक है ना। प्रिपरेशन फॉर पेपर 2, पेपर 2 के बारे में भी थोड़ा सा मैंने आपको बता ही रखा है कि कॉम्प्रिहेंशन रहता है, ये सारी सी प्रेसी रहता है, ऐसे रहता है, थोड़ी सी ग्रामर रहती है आपकी। तो किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है वो सब कुछ आपको हमारे इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आज, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेबस क्या है इस एग्ज़ाम का। देखिए, पेपर 1 के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। ये पेपर 1 का सिलेबस है। सबसे पहले अगर मैं जनरल साइंस की बात करता हूँ तो देखिए, जनरल अवेयरनेस रहेगा, उसमें साइंटिफिक टेम्पर रहेगा, साइंटिफिक फिनोमेना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपका 10th लेवल का रहता है, ठीक है ना। बेसिकली इसमें क्या रहता है, 10th लेवल का रहता है साइंस, ठीक है ना। जनरल मेंटल एबिलिटी में अगर मैं बात करूँ आपसे तो लॉजिकल रीजनिंग रहता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, और डेटा इंटरप्रिटेशन रहता है, ठीक है ना। जनरल अवेयरनेस में आपको पता ही है, हिस्ट्री रहती है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न इंडिया की। फिर ज्योग्राफी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इंडिया की और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों रहती हैं इसमें। इंडियन पॉलिटी रहती है आपकी और इकोनॉमिक्स रहती है, ठीक है ना। ये हो गई आपकी पेपर 1 की बात। करंट अफेयर में अगर मैं बात करूँ तो करंट अफेयर के ये अगर आप टॉपिक देखना चाहो इसमें तो ये टॉपिक आप देख सकते हैं, करंट अफेयर रिलेटेड टू। तो किस किस चीज़ से रिलेट करके करंट अफेयर्स यहाँ पर पूछे जाते हैं। सबसे पहले कल्चर है, म्यूज़िक है, आर्ट्स है, लिटरेचर है, स्पोर्ट्स है, गवर्नेंस है, सोसाइटल एंड डेवलपमेंट इश्यूज़ हैं, इंडस्ट्री है, बिजनेस है, एंड ग्लोबलाइजेशन है। तो करंट अफेयर के यहाँ से रहते हैं आपके क्वेश्चंस, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर्स विल बी आस्क्ड फ्रॉम दीज टॉपिक्स ओनली, ओके। सिलेबस ऑफ पेपर 2, पेपर 2 के सिलेबस को थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो मैंने आपको देखिए पहले ही इन सब चीज़ों के बारे में बता रखा है। पेपर 1 में देखिए 2 पार्ट्स आते हैं। पार्ट 1 जो कि आपका 80 मार्क्स का रहता है, और एक रहता है आपका पार्ट 2 दैट इज़ 120 मार्क्स, ठीक है ना। इसमें आपको मिनिमम 50 मार्क्स स्कोर करने होते हैं, ठीक है ना। मिनिमम 50 मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए इस एग्ज़ाम में, वरना आपका रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो जो 80 मार्क्स का रहता है उसमें देखिए एसेज आते हैं। तो एसे के अगर मैं टॉपिक की बात करूँ तो कहाँ कहाँ से वो आते हैं, देखिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हो सकता है, वो आपका फ्रीडम स्ट्रगल रह सकता है, ज्योग्राफी रह सकता है, पॉलिटी रह सकता है, इकोनॉमी है, सिक्योरिटी है, ह्यूमन राइट्स और एनालिटिकल एबिलिटी रहता है, ठीक है ना। वहीं अगर पार्ट 2 की बात करूँ जो कि 120 मार्क्स का आपका रहता है, तो उसमें देखिए कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, प्रेसी रहेगा, कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्किल्स रहता है, आपके डेवलपिंग काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आते हैं इसमें, मैंने आपको पहले भी बताया था, फॉर एंड अगेंस्ट करके इसमें आपके आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं, ठीक है ना। और थोड़ी सी आपकी ग्रामर रहती है और वोकैब सेक्शन रहता है, ठीक है ना। ये आपकी बात हो गई पेपर 2 की, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, चलिए हम। ये पेपर 1 के लिए है बेसिकली, ठीक है ना। ये पेपर 1 के लिए है बुक लिस्ट जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये पेपर 1 के लिए, ठीक है ना। सबसे पहले देखो आपके स्टार्ट कहाँ से करना है। देखिए पेपर 1 में सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टार्ट विद दी
NCERTs, ठीक है ना। आपको सबसे पहले NCERTs को कवर करना है, बिना NCERT के आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। तो डायरेक्टली ही आपको स्पेसिफाइड या फिर स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ नहीं जाना है, सबसे पहले आपको NCERTs को करना है अच्छे से। अब कौन सी NCERTs करनी है, तो ये देखिए आपके बैकग्राउंड पर भी डिपेंड करता है कहीं ना कहीं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको बेसिकली ये कहा जाता है कि हाँ 6 to 12 आपको कर लेनी चाहिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, वरना आपको फिर स्टैंडर्ड बुक्स में थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो NCERTs आप कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ अगर आपको थोड़ा से बेसिक्स अगर आपके क्लियर हैं तो आप 9 से 12 भी कर सकते हैं, या फिर 11 से 12 की NCERTs, बट हाँ NCERTs करना मस्ट रहता है, ठीक है ना। बिना NCERTs के आपको पता ही है UPSC के एग्जाम्स में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। जनरल मेंटल एबिलिटी के बारे में अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड बुक की, तो RS अग्रवाल को आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है ना। इंडियन पॉलिटी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो M लक्ष्मीकांत सर की बुक आती है, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये DD बसु सर की बुक है, इसको आप रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है ना। वहीं अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूँ तो रमेश सिंह सर की एक बुक आती है, उसको आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। बट स्टार्टिंग सबसे पहले आपको NCERT से ही करनी है, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, इस बात पर थोड़ा सा गौर करिएगा, ठीक है ना। बिना NCERTs के आप आगे नहीं जाइएगा, वरना बहुत प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है ना। जनरल साइंस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो लूसेंट पब्लिकेशंस को कर सकते हैं आप, या फिर 9th और 10th की जो साइंस की आपकी बुक्स हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। वो एक सिंगल बुक आती है, उसको ही आप रेफ़र कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है वो। वहाँ से आपको NCERTs के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो आपके सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में अगर बात करूँ तो बिपिन चंद्रा सर की बुक आती है, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया माजिद हुसैन सर की बुक रहती है। एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड के लिए अगर आप करना चाहो तो PN रॉय चौधरी सर की बुक आती है, और G सुब्बा राव की बुक आती है, ठीक है ना। ये हो गए आपके बुक लिस्ट पेपर 1 के लिए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, पेपर 2 की बुक लिस्ट के बारे में भी एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है ना। ये पेपर 2 की बुक लिस्ट है आपकी, ओके। देखिए पेपर 2 में आपका क्या रहता है, इंग्लिश ग्रामर की अगर मैं बात करूँ, इंग्लिश ग्रामर, तो इंग्लिश ग्रामर के लिए आप SP बख्शी सर की बुक को रेफ़र कर सकते हैं, या फिर नीतू सिंह मैडम की जो बुक आती है उसको रेफ़र कर सकते हैं, ये ग्रामर के लिए है, ठीक है ना। बाकी जो आपके एस्से, आर्ग्यूमेंट्स, प्रेसी वगैरह वो रहते हैं, उनकी प्रैक्टिस के लिए आपको डेली एक न्यूज़पेपर को, कोई भी न्यूज़पेपर है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप इंडियन एक्सप्रेस को कर सकते हैं, द हिंदू को भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको जो न्यूज़पेपर आपको अच्छा लगता है उस न्यूज़पेपर को आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, वहाँ के आर्टिकल्स को रीड करो ताकि आपको एसेस और आर्ग्यूमेंट्स में आपको हेल्प मिल सके, ठीक है ना। तो ये रेगुलर बेसिस पर आपको करना है, तो तभी आपको हेल्प मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप 1 महीने या फिर 10-15 दिन या 3-4 महीने अगर आपने पढ़ लिया है तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी, नहीं, आपको रेगुलर बेसिस पर कंटिन्यू करनी है इस प्रोसेस को। तो आपको आपके बेसिक्स जो हैं आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ किस तरीके से लिखा जाता है एक ऐसे, क्योंकि वो वहाँ पर भी जो आर्टिकल्स होते हैं वो एसेस के फॉर्म में ही आपको मिलेंगे, और बहुत अच्छे आपको चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेंगी। आपकी वोकैब है, आपकी राइटिंग स्किल्स हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे, ठीक है ना। अब ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप, मुझे पता है कि आप पूछोगे, इसीलिए मैंने पहले ही इन सारे से क्वेश्चंस का एक कलेक्शन बना लिया था आप लोगों के लिए। तो चलिए एक एक करके मैं इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले तो देखिए आपका ये क्वेश्चन मेरे से ये रह सकता है कि क्या ये CAPF असिस्टेंट कमांडेंट ग्रुप A सर्विस है, तो बिल्कुल हाँ जी, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट आपकी ग्रुप A सर्विस है, ठीक है ना। हाउ टू प्रिपेयर टू क्रैक इट इन फर्स्ट अटैम्प्ट, देखिए फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 6 से 7 घंटे की आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। उसके बाद आपको कितना टाइम चाहिए, कब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रखना है, तो देखिए ये प्रोसेस अगर आप 7 से 8 महीनों तक अगर कंटिन्यू रखते हैं, 7 to 8 मंथ्स, ठीक है ना, 7 to 8 मंथ्स ये आपको कंटिन्यू रखना है, ठीक है ना, तभी आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। फर्स्ट अटैम्प्ट में बिल्कुल निकाल सकते हैं। 7 to 8 मंथ्स आपको 6 से 7 घंटे डेली अच्छे से देने होंगे इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। व्हेन टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, देखिए ये कुछ लोगों का बहुत एक क्वेश्चन रहता है कि कब प्रिपेयर करना स्टार्ट करें। देखिए दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट फॉर प्रिपेयरिंग फॉर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट, बिकॉज अगर अभी मैं अगर पिछले साल का अगर ये 2023 का CAPF का एग्ज़ाम के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये 3 अगस्त को हुआ था आपका, ठीक है ना, 3rd of
अगस्त को ही आपका एग्ज़ाम हुआ था CAPF का। तो अगर आप अभी से स्टार्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट आपके पास अभी 11 मंथ्स हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये अगस्त या फिर सितंबर के मंथ में ही होता है। 2024 का अगर आप कैलेंडर देखना चाहो तो वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ पर अभी UPSC के द्वारा वो रिलीज़ कर दिया गया होगा, तो आपको नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में आपको वहाँ पर पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, आपके पास अभी 10 to 11 मंथ्स हैं, तो आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। ओके, व्हाट इज़ द कट ऑफ। हाँ, कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए कट ऑफ के बारे में अगर मैं देखूँ तो अगर हम 2021 के बाद एक लास्ट रिकमेंडेड जो कैंडिडेट हैं, अगर हम उनके रिटन मार्क्स को अगर हम देखें तो वो 255 था, ठीक है ना, यानी 600 में से आपको 255 तो लेकर ही आना, पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों का बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें इंटरव्यू के मार्क्स इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना। 255 से आपको प्लस लेकर आने हैं अगर आप रिकमेंड होना चाहते हैं तो, ठीक है ना। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, हाँ देखिए 2021 के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जो CAPF की जो वैकेंसीज थी वो 159 थी, ठीक है। 2022 की अगर मैं बात करूं आपसे तो वो आपकी 322 थी, ठीक है ना। 2023 यानी इस बार की अगर मैं CAPF की वैकेंसीज़ के बारे में अगर बात करूं तो वो 332 दैट इज़ 332 थी, ठीक है ना। ये इतनी वैकेंसीज़ हैं, ये लास्ट 3 ईयर्स का मैंने डेटा आपके लिए कलेक्ट करके मैंने आपको बताया है। इतनी सारी सी वैकेंसीज़ आती हैं डिफरेंट सर्विसेज के लिए, ठीक है ना, BSF, ITBP, CISF, ये इन सारी सब के लिए, ठीक है ना। डेट ऑफ नोटिफिकेशन एंड एग्ज़ाम डेट, देखिए इसका नोटिफिकेशन आपको मई से पहले ही मिल जाएगा, अप्रैल या मई के मंथ में आपको इसका फॉर्म फिलिंग के लिए आपको आ जाएगा ये, ठीक है ना। और फिर अगस्त या फिर सितंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। ऐसा कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि इन्हीं मंथ्स में एग्ज़ाम होगा, बट हाँ अगर हम लास्ट ईयर के 3-4 साल का अगर हम एनालाइज करें तो वहाँ सितंबर और अगस्त या फिर सितंबर में ही रहता है, और अप्रैल या फिर मई के मंथ में इसका नोटिफिकेशन आपको आ जाता है, ठीक है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब CAPF का जो अपकमिंग फॉर्म होगा वो नेक्स्ट ईयर आएगा आपका, दैट इज़ 2024 में, ठीक है ना, मार्च या फिर अप्रैल या फिर मई के महीने में, ठीक है ना। टफनेस ऑफ एग्ज़ाम के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि इस एग्ज़ाम को कौन कंडक्ट करवाता है, हमारा UPSC के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, दैट इज़ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है ना। तो अब UPSC एग्ज़ाम बना रहा है तो देखिए एक अच्छा खासा लेवल रहता है, क्योंकि देखिए CAPF से आपको किसकी रैंक मिलती है। अगर मैं पुलिस के कंटेक्स्ट में देखूँ ना तो असिस्टेंट कमांडेंट जो आपका रहता है वो इक्विवेलेंट किसके होता है, वो DSP के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है ना, वो DSP के इक्विवेलेंट होता है। अगर मैं किसी भी स्टेट की पुलिस के बारे में अगर मैं बात करूं तो हाँ एक असिस्टेंट कमांडेंट आपका DSP के रैंक के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है ना। आप उसको भी 3 स्टार दिए जाते हैं और DSP के पास भी कितने स्टार्स होते हैं, तो 3 स्टार्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, डेट ऑफ रिज़ल्ट। देखिए रिज़ल्ट जो है आपका एग्ज़ाम मान के चलिए जैसे अगस्त में हुआ था, तो CAPF का जो रिज़ल्ट है वो ऑलमोस्ट 25 से 30 डेज़ के अंदर वो पब्लिश कर देता है UPSC, ठीक है ना, CAPF का स्पेशली। बट UPSC के जितने भी ऑलमोस्ट एग्ज़ाम है जैसे कि NDA हो गया, CDS हो गया, CAPF हो गया, ये सारे इस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है वो 25 to 30 डेज़ में वो UPSC के द्वारा रिलीज़ कर दिया जाता है, ठीक है ना। डेट ऑफ रिज़ल्ट के बारे में हो गया जी। हाउ मैनी मंथ्स मिनिमम इट टेक्स टू क्रैक इट। देखिए मिनिमम अगर मैं काउंट करूँ तो अगर देखा जाए तो मिनिमम देखिए आपको 5 से 6 मंथ्स की तो प्रिपरेशन चाहिए ही चाहिए। इससे कम में ऑलमोस्ट आपके चांसेस बहुत कम हैं, बहुत कम, बहुत रिस्की फैक्टर हो जाता है फिर वो। अगर आप 3 महीने में क्रैक करना चाहते हैं तो वो बहुत रिस्की फैक्टर रहेगा। कम से कम 5 से 6 महीने तो होने चाहिए। फिर आपको यहाँ पर अपना टाइम टेबल बढ़ाना पड़ जाएगा, फिर आपको यहाँ पर 8 आवर्स पर डे करना पड़ेगा, तब जाकर आपका वो फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो मिनिमम कितना टाइम चाहिए आपको, 5 से 6 मंथ्स आपके पास ऑलमोस्ट होने चाहिए। इससे कम में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब नेग्लिजिबल चांसेस हो जाएंगे आपके रिटन क्वालिफाई होने के, ठीक है ना। फिर इंटरव्यू भी रहेगा आपका, क्योंकि इंटरव्यू में भी तो आपसे वो कई सारे से क्वेश्चन पूछेंगे करंट अफेयर्स के, बाकी के, तो वहाँ पर फिर आप फंस जाएंगे। तो इसीलिए आपको मिनिमम आपको 5 से 6 मंथ तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। हाउ टू स्टार्ट एज अ बिगिनर। अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि NCERTs को पढ़ना स्टार्ट करिए। NCERTs को
पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है ना। बिना एनसीईआरटीज़ के अगर आप जाएंगे, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, अगर आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आपको सीएपीएफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। को बहुत स्ट्रगल करना पड़ जाएगा। इसीलिए सबसे पहले अगर आप बिगिनर हैं तो अच्छे से 2 से ढाई मंथ अपने एनसीईआरटीज़ को दीजिए। अगर आप एनसीईआरटीज़ पर अगर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको एनसीईआरटीज़ के सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। अच्छे से आपको पीपीटीज़ की फॉर्म में, नोट्स की फॉर्म में आपको सब कुछ एकदम बढ़िया से मिल जाएगा। तो आप जितनी जल्दी कवर कर सकते हो, आप यहाँ से बिल्कुल आप अच्छे से बिल्कुल कवर कर सकते हो। आपको यहाँ पर एक एक चीज़ आपको बेसिक से लेकर जितना चाहिए होता है किसी भी एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए, वो सब कुछ यहाँ पर अच्छे से प्रोवाइड कराया गया है सर के द्वारा, और वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है, ठीक है ना। यूट्यूब पर हमारी सारी की सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाइए, ठीक है ना। अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़िए फिर, ठीक है ना। चलिए हम अपनी वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ, ये है सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कैन वी प्रिपेयर फॉर बोथ सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम एंड सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट साइमल्टेनियसली? क्या हम सिविल सर्विसेज की तैयारी और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी दोनों की दोनों एक साथ कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं सिविल सर्विसेज की और असिस्टेंट कमांडेंट की। यस, इट इज़ पॉसिबल, ठीक है ना। देखिए, अब यहाँ पर आपको करना किस तरीके से होगा। देखिए, सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है अगर आप वो देखते हो और सीएपीएफ का जो सिलेबस देखते हो, तो ऑलमोस्ट आपका सीएपीएफ का ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द सिलेबस आपको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के उसमें मिल जाएगा। आपको वो कोइंसाइड करता है उनके साथ, ठीक है ना। सिविल सर्विसेज एग्जाम का जो सिलेबस है उसके साथ, क्योंकि देखो आपको अल्टीमेटली ऐसे यहाँ भी लिखना है सीएपीएफ में, और ऐसे आपको सिविल सर्विसेज में भी लिखना है। जीएस का जो लेवल रहता है सीएपीएफ का, वो थोड़ा सा सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के कंपैरिजन में अगर मैं देखूँ तो थोड़ा सा उसका जो लेवल रहता है वो थोड़ा सा डाउन रहता है। बट हाँ, वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। अगर आप अच्छे से कवर करके जाओगे तो आप सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर सकते हो वहाँ पर अच्छे से, ठीक है ना। तो हाँ, बिल्कुल आप दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए साइमल्टेनियसली प्रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो स्टैंडर्ड बुक्स आप सीएपीएफ के लिए पढ़ने वाले हो वही की वो सारी की सारी किताबें आप सिविल सर्विसेज में भी आपको पढ़नी ही होती हैं। जैसे कि मैं लक्ष्मीकांत की बात करूं, माजिद हुसैन सर की बात करूं, और भी कई सारी सी बुक्स हैं। जैसे कि आपकी पॉलिटी के लिए आपकी हो गई आपकी एम लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, ये सारी सी किताबें हैं। ये सारी की सारी आप सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ते हो, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स हो गई, रमेश सिंह सर की बुक हो गई, नितिन सिंघानिया सर की हो गई, सारी की सारी किताबें आप सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ते हो, ठीक है ना। वही अल्टीमेटली आपको वही सारी सी किसके लिए भी पढ़नी है, सीएपीएफ के लिए भी पढ़नी है। तो हाँ, आप दोनों एग्जाम्स के लिए साइमल्टेनियसली प्रिपेयर कर सकते हो। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी होंगी कि जो सिलेबस इनके साथ सीएपीएफ के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है, वहाँ पर फिर आपको थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे ग्रामर वगैरह हो गई, वहाँ पर आपको थोड़ा सा अलग से कवर करना पड़ेगा, ठीक है ना। रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ये सिविल सर्विसेज में इतना नहीं आता है, बट सीएपीएफ के एग्ज़ाम में आपको वो अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ जो एरियाज़ हैं वहाँ पर आपको थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आप दोनों एग्ज़ाम्स के लिए साइमल्टेनियसली प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। आखिर में कंक्लूज़न क्या निकलता है हमारी इन सब बातों का? देखिए, सीएपीएफ का जो एग्ज़ाम है वो एक अच्छे लेवल का एग्ज़ाम रहता है, यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। तो आपको यहाँ पर एक अच्छे खासे हार्ड वर्क की, डेडिकेशन की और स्मार्ट प्रिपरेशन की नीड पड़ेगी, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बेसिक्स वगैरह आपके स्ट्रॉन्ग हो जाए तो हमारे वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करें, ठीक है ना। आपको डेफिनेटली वो सारे के सारे लेक्चर्स आपको एनसीईआरटीज़ के सारे लेक्चर्स हैं। आपको हिंदी मीडियम में चाहिए, हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल हैं, और इंग्लिश मीडियम में अगर आप प्रेफर करना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट को जाके चेक कर सकते हैं। हमारे चैनल को विजिट करेंगे तो आप ऊपर ही यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं प्लेलिस्ट के लिए, वहाँ पर आप प्लेलिस्ट पे जाकर आप सारी की सारी एनसीईआरटीज़ के वीडियोज़ को कवर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट अगर आप इस एग्ज़ाम्स के लिए देना चाहें तो, ठीक है। चलिए, तो अब हम अपनी इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। अब आपसे हम विदा लेते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमारे इस वीडियो को विज़िट करने के लिए। हमको इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें आगे भी सीएपीएफ की, तो हमको आप
कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट बचता है, अभी भी अगर आपका कोई डाउट बचा हुआ है, आपको लगता है कि हाँ मेरा ये डाउट इस टॉपिक पर क्लियर नहीं हो पाया है, तो आप हमको बिल्कुल कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको सिविल सर्विसेज के लिए गाइड करें तो हमको आप इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं, वाइस सर से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। सर ने कई सारे सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को गाइड किया है, उनकी जर्नी में उनकी हेल्प करी है। CAPF में भी वो आपकी बहुत एक अच्छी खासी लेवल पर आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है ना। आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं viceupsc@gmail.com। इंस्टाग्राम पर अगर आपने हमको फॉलो नहीं करा है तो बिल्कुल फॉलो करिए, वहाँ पर सर अच्छे अच्छे पोस्ट डालते हैं जो कि आपको आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तब ठीक है, तो अब हम चलते हैं। बाय बाय, जय हिंद।